हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो यह है मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है। तो ये होता है आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं वल्कनीकरण। अगला प्रश्न हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो ये है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं। तो ये होती हैं ऋणावंशित। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये होता है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम है ओम का नियम। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो ये एंजाइम होता है एमिलेस। अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है। तो ये होता है नैप्थेनेट पामीटेट। अगला प्रश्न हो जाएगा, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा कार्बन फाइबर का। अगला प्रश्न हो जाएगा, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है। तो ये होता है बर्नौली का नियम। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है। तो ये आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो ये होता है लाइसोजाइम। अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है। तो ये अंतर है, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित रहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी, यानी डबल हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। उत्तर हो जाएगा घर्षण की। अगला प्रश्न है, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल का क्या होता है। तो ये नियत रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है। तो ये होती है विकिरण विधि से। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर हो जाएगा कम हो जाती। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है।
तो ये हो जाता है लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा अब्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक कुचालक। अगला प्रश्न हो जाएगा जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उनमें होती है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? तो इसका मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न हो जाएगा अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है तारे के ताप से। अगला प्रश्न हो जाएगा रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न हो जाएगा हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो ये हैं कार्बन के। अगला प्रश्न हो जाएगा किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में आती है। अगला प्रश्न हो जाएगा न्यूट्रॉन किसकी इकाई का नाम है? तो ये है तंत्रिका तंत्र की इकाई का। अगला प्रश्न हो जाएगा लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूरेनॉल। तो ये घटक होता है यूरेनॉल। अगला प्रश्न हो जाएगा आइक्रोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये होता है 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हो जाएगा एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है एक पारसेक बराबर 3.09 गुणा 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा कोशिका कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था सी बेंडा ने। अगला प्रश्न हो जाएगा वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो ये है संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? तो ये होते हैं प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो ये होता है यकृत में। अगला प्रश्न हो जाएगा यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो यानी कार्बन भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO यानी ऑक्सीजन के बजाय कार्बन अधिक तत्परता से सहयोग करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा मधुमक्खी की भाषा
अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था कार्ल फ्रिट्ज। अगला प्रश्न हो जाएगा किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न हो जाएगा खसरा रोग किससे फैलता है? तो ये वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी बेंटिक वेस्ट ने। अगला प्रश्न हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो ये होता है विटामिन ए तथा डी का। अगला प्रश्न हो जाएगा किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम। अगला प्रश्न हो जाएगा रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो ये था अल्फा किरणों से। अगला प्रश्न हो जाएगा पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रासियम के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये है संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न हो जाएगा जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था डब्ल्यू जोहानसन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी क्लिप किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये अनंत होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो ये होती है स्टेपेडियस। अगला प्रश्न हो जाएगा पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? तो ये होता है फूल। अगला प्रश्न हो जाएगा 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये होते हैं 25.4 मिलीमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न हो जाएगा लाल नारंगी पीले हरे रंग का प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो ये होती है हरे रंग में। अगला प्रश्न हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न हो जाएगा आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ये है ग्रेगोर मेंडल को। अगला प्रश्न हो जाएगा मैंगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है स्तनधारी जंतुओं का। अगला प्रश्न हो जाएगा ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो इसमें सड़ी हुई मछली की तरह जो है गंध आती है। अगला प्रश्न हो जाएगा बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से ये है सोडियम टेट्राबोरेक। अगला प्रश्न हो जाएगा मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैगेट।
अगला प्रश्न हो जाएगा बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं प्रॉप जड़ें। अगला प्रश्न हो जाएगा फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है औषधीय पौधों का। अगला प्रश्न है काइलोमल का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरस। अगला प्रश्न हो जाएगा गैलीलियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी, तो इसकी होगी 98 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न हो जाएगा मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो इन्होंने किया था चिप ब्लेंड से। अगला प्रश्न हो जाएगा रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो ये करता है शहतूत की पत्तियों का। अगला प्रश्न हो जाएगा खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न हो जाएगा ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला प्रश्न हो जाएगा धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो ये कारण होता है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो ये है टाइटेनियम। अगला प्रश्न हो जाएगा पैलाग्रा से किसकी कमी से अगला प्रश्न है पैलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है नियासिन की कमी से। अगला प्रश्न हो जाएगा 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होगा? तो ये होगा 28। अगला प्रश्न हो जाएगा सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था स्टेनले को। अगला प्रश्न हो जाएगा अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो इसमें सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है चूना को। अगला प्रश्न हो जाएगा स्टार्च का माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो ये होता है एमाइलेज। अगला प्रश्न हो जाएगा किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।